हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरियल बुक है जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया, उसका सेट नंबर रहेगा 54। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहेगा कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था। केवल वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में आया था। वन जीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में। अपेक की स्थापना हुआ था 1989 में। मुख्यालय इसका है सिंगापुर। एक आता है ओपेक। ओपेक के मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। गठन हुआ था 1960 में। ओपेक और अपेक दोनों क्या है, अलग है। 2 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? इसमें आपको बताना है कृत्रिम परितंत्र कौन है। तो ये हो जाएगा बगीचा। सबसे बड़ा परितंत्र कहेगा तो महासागर हो जाएगा। परितंत्र शब्द के प्रयोग पहली बार किसने किया था? एजी टंसले किए थे। और पारिस्थितिकी कहेगा तो इसका प्रयोग किए थे रिटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? निम्नलिखित में कह रहा है कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में 0 से 4% है। CO2 की मात्रा वायुमंडल में कहेगा तो 0.03% है। जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण निकलती है, इसे कौन रोकता है? तो ये इसे रोकता है ओजोन परत। मीथेन के अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। और वैसे केवल कहेगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट होता है। और भारत के मुख्य भूमि लगा देगा तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत के उत्तरी बिंदु कौन है तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और मुख्य बिंदु कहेगा दक्षिण के तो कन्याकुमारी। और लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अरब सागर में। 5 नंबर है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो भारत में कह रहा है किस प्रकार के वन है जो कि सर्वाधिक भाग पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में सर्वाधिक कहेगा किस प्रकार के वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल में। आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सही है? निम्न कथन में से कौन सही है, इसे देखते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये तो कथन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत है। पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक नहीं है। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। हिमालय क्या है? तो ये नवीन वलित पर्वत है। हिमालय जो पर्वत है नवीन वलित पर्वत है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय में। भारत में अधिक मात्रा में जो जैव विविधता पाया जाता है ये पाया जाता है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, इसमें हो जाएगा नर्मदा नदी। इसमें क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी आंसर हो जाएगा। वैसे कहेगा दक्षिण भारत के सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। ये दक्षिण भारत के सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है। जो गोदावरी नदी है ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। नर्मदा नदी ये सबसे प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि गिरती है अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाएगी ताप्ती, साबरमती और नर्मदा। जो गोदावरी है ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से।
जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा धूपगढ़ है। 8 नंबर देखेंगे, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। और इसमें देखते हैं जलोढ़ जो है, जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो दोमट मिट्टी हो जाएगा या कछारी मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे पाए जाने वाली मिट्टी कहेगा तो ये जलोढ़ मिट्टी ही हो जाएगा। क्षारीय, कोई भी मृदा को क्षारीयता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, कोई भी मृदा को क्षारीयता कम करने के लिए उसमें मिलाते हैं जिप्सम। रेगुर मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो इसे काली मिट्टी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर है, मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून निर्वर्तन होता है तो ये उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होता है ये कौन सी मानसून से होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। 10 नंबर देखेंगे, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है। वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा इसमें कराकस। ओमान की राजधानी हो जाएगा मस्कट। सर्बिया की राजधानी कहेगा तो बेलग्रेड हो जाएगा और मिस्र की राजधानी हो जाएगा काहिरा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। इसमें से कह रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो इसमें सुमिलित नहीं है अमेरिका बांगियो, जो अमेरिका में बांगियो जो चक्रवात है ये नहीं संबंधित नहीं है। अमेरिका में कौन सा हवा चलता है, तो टोर्नीडो चलता है। भारत में हो जाएगा चक्रवात। टाइफून कहाँ आता है, चीन में। और बिली जो पवन है ये ऑस्ट्रेलिया में चलता है। इसमें कह रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो अमेरिका सुमिलित नहीं है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुक्त कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुक्त कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। मकर रेखा कहेगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। स्वर्ण सिंह समिति के संबंध हो जाएगा मूल्य कर्तव्य से। स्वर्ण सिंह समिति के तहत मूल्य कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार के उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। नीति निर्देशक जो तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। मूल्य कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 के क में। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 42 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 39 में। काम पाने का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और उसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से आपको कथन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन गलत है उसे छांटना है। तो देखते हैं, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो आयु तक होता है, तो ये कथन जो है गलत है। काहे कि इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष से लेके 65 वर्ष जो भी पहले है वैसे जो भी पहले हो जाएगा, यानी ऐसे रहता है 6 वर्ष। अगर मान लीजिए किसी का उम्र हो गया है 64 वर्ष, उनको नियुक्ति मिला कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। लेकिन 1 वर्ष के बाद तो इनका 65 वर्ष हो जाएगा, तो ये 1 वर्ष के उम्र में रिटायर हो जाएंगे। यानी कि 65 वर्ष उम्र पूर्ण जाए या जब से ज्वाइनिंग है 6 वर्ष तक तो ये रहेंगे, तो ये इनका कार्यकाल हो जाएगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरेगा उसके अनुसार उनको रिटायर किया जाएगा। ये कथन गलत है जो कि 62 दिया था।
यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है, ये गलत है। ये भी गलत है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न की अपेक्षा नहीं बनते हैं। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि इनके वेतन एवं अन्य शर्तें जो है संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें से तीनों कथन गलत है। इसमें यही पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो उपयुक्त में से सभी गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये नहीं होने चाहिए 15% से अधिक। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये किस संविधान संशोधन के तहत बोला गया था? 91वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 2003 में। 17 हो जाएगा, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना आता है किस क्षेत्राधिकार में? तो ये आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। ऑप्शन हो जाएगा बी। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर देखेंगे, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? दल बदल जो अधिनियम था ये पारित किया गया था 1985 में। संविधान संशोधन कहेगा तो 52वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसके तहत क्या किया गया था? तो वोट देने के जो अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। IDBI की स्थापना 1964 में हुआ था, और मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस के रिसाव हुआ था भोपाल में, ये हुआ था 1984 में। 19 देखेंगे, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव के जो प्रावधान था ये दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। और वही आपसे कहेगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रावधान कब दिया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। मुस्लिमों के निर्वाचन क्षेत्र अलग, यानी कि जो मुस्लिम थे उनका अलग निर्वाचन क्षेत्र किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। आगे हो जाएगा, जो इसमें से भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसका प्रभाव हमारे संविधान पे सबसे अधिक पड़ा, यानी कि इसका योगदान हमारे संविधान में सबसे अधिक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर देखेंगे, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का जो उल्लेख है ये किसमें मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 78 में। मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। मंत्रियों का नियुक्ति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 75 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। सफ़ेद हाथियों के देश किसे बोला जाता है? थाईलैंड को बोला जाता है। सूर्योदय के देश बोला जाता है जापान को, यानी उगते सूर्य के देश है। 22 है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कहेगा तो 11 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? किस अधिवेशन में हुआ था? तो स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन था ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किया गया था। और बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज्य शब्द के प्रयोग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, जिसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। उसी में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि उसमें मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और इसमें पहली बार कांग्रेस के विभाजन हुआ था। इसका अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस।
24 नंबर हो जाएगा, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन की जो प्रस्ताव था ये कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था आपको 14 जून 1947 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। कांग्रेस के पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ और कांग्रेस के दूसरा विभाजन हुआ था 1918 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। संविधान सभा के प्रथम जो बैठक था इसका आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन हुआ था। संविधान सभा के प्रथम जो बैठक था पहला, ये कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा के गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर के गठन हुआ था, पहला बैठक 9 दिसंबर को हुआ। आगे बढ़ते हैं, 26 हो जाएगा, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें कब फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी कब हुआ था, तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। मंगल पांडे कहाँ के थे, तो ये बलिया उत्तर प्रदेश के थे, और कौन रेजिमेंट में ये थे, तो 34वीं रेजिमेंट में थे। जो 1857 के आग थी ये पहली बार कब भड़की, तो 10 मई को भड़की थी, कहाँ से, तो मेरठ से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। इसमें बहावी आंदोलन के कह रहा है कौन सा प्रमुख क्षेत्र नहीं था, तो असम इसमें नहीं था। बहावी आंदोलन अलग अलग स्थान पे चलाए गए थे, जिसमें से हो जाएगा बंगाल, संयुक्त प्रांत और पटना के करीबी क्षेत्र भी था। इसमें इसका नेतृत्व बहावी आंदोलन के नेतृत्व जो था कौन कर रहे थे, बहावी आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। 28 देखेंगे, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हो जाएंगे B.S. नैयपॉल। ऑप्शन हो जाएगा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक B.S. नैयपॉल हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो R.C. दत्त हो जाएंगे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक R.C. दत्त। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला इसमें क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 में क्या है, संधि दिया गया है, और सूची 2 में कब हुआ था उसे मिलान करना है। सूरत के संधि कब हुआ था, सूरत के जो संधि है ये हुआ था 1775 में। सूरत की संधि कब हुआ था, 1775 में हुआ था। पूना की संधि कब हुआ था, 1817 में। पूना की संधि और ग्वालियर की संधि दोनों हुआ था 1817 में। पुरंदर की संधि कहेगा तो 1665 में हुआ था। देवगांव की संधि हुआ था कब, 1803 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए के 4, सी के आपको बी के हो जाएगा 3, उसके बाद सी के हो जाएगा 1 और डी के हो जाएगा 2। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका मिलान सी के अनुसार सही है। बाकी सब देख लेते हैं। सालाबाई के जो संधि हुआ था ये 1782 में हुआ था। अमृतसर के जो संधि हुआ था 1809 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ संधि की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है कौन सी ग्रंथ से, मृच्छकटिकम से। ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसके लेखक कौन थे, तो शूद्रक थे। मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त और राजत रंगनी के लेखक हो जाएंगे कलहड़। 31 देखेंगे, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो ऋषभ देव थे। सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में, और इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1539 में। बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये संबंधित है स्कंद गुप्त से। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहला गुप्त शासक स्कंद गुप्त हुए, जिनके शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था। पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम थे।
चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जो इलाहाबाद के अभिलेख है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। 33 हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये निर्मित किया गया था राष्ट्रकूट शासक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। जो नटराज के मंदिर है इसे कौन बनवाए थे? तो इसे बनवाए थे चोल शासक। और महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है इसे बनवाए थे पल्लव वंश के शासक। पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो ये कौन लिखे थे? ये लिखे थे एरियन। ऑप्शन हो जाएगा बी। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के राष्ट्रीय शासक भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेंड्रोकोटस कह के पुकारा था? तो ये प्लूटार्क और जस्टिस दोनों हो जाएंगे। प्लूटार्क और जस्टिन इसमें दोनों हो जाएंगे। 35 नंबर है ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि के प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि के जो चाल है किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम के प्रत्यस्थता तथा घनत्व पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो ये किया था आइरिस या परितारिका के द्वारा। नेत्र के कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये हो जाएगा कार्निया। और किसमें प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ छनती है कहाँ पे? तो वृक्क में यानी किडनी में। रक्त क्या है? तो एक संयोजी ऊतक है। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। टीबी प्रभावित करता है फेफड़ा को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त के 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में जल की मात्रा होता है 90%। 39 हो जाएगा एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन हो जाएगा फ्लोरोजीन। ऑप्शन हो जाएगा डी फ्लोरोजीन। जिब्रेलिन जो हार्मोन है इसका खोज किए थे कुरुसोवा। कब? तो 1926 में। और ये बौने पौधों को लंबा करता है। वृद्धि नियंत्रण हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सिन हार्मोन को बोलते हैं। इसका खोज किए थे डार्विन 1880 में। साइटोकाइनिन ये विभाजक के रूप में कार्य करता है। इसके खोज किए थे मिलर 1955 में। और ये बना होता है RNA प्लस प्रोटीन का। 40 हो जाएगा इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के कारण। और ये हमेशा बनता है सूर्य के विपरीत। इसी कारण जो इंद्रधनुष है दोपहर में दिखाई नहीं देता है। 41 हो जाएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को कहते हैं ससंजक बल। ऑप्शन हो जाएगा डी। वही विभिन्न अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को कहते हैं आसंजक बल। सबसे कमजोर बल कहेगा तो गुरुत्व बल सबसे कमजोर है। और सबसे मजबूत बल हो जाएगा कौन? तो नाभिकीय बल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अभिकारक। और जो ग्रहण करते हैं उसे अकारक कहते हैं। जो त्याग करते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसमें मुक्त होगा OH- आयन। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस के pH मान हो जाएगा 2.2। रक्त के pH मान होता है 7.4। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? बादल और वायुमंडल के जो तैरना है ये होता है किसके कारण? सैन्यता के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो सैन्यता है ये द्रव्य और गैस के गुण है, ये ठोस का गुण नहीं है। और इसमें से भी कहेगा
द्रव्य के जो गैस की अपेक्षा द्रव्य में सैन्यता के गुण क्या होगा, तो गैस की अपेक्षा द्रव्य में सैन्यता अधिक होता है। 46 देखेंगे, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को बोला जाता है सियोफाइटस। ऑप्शन हो जाएगा बी। नमकीन क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उसे बोला जाता है हेलोफाइटस। कड़ी चट्टान पे उगने वाले पौधे को बोला जाते हैं लिथोफाइटस। 47 है, मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेन रहीन स्थित है किसके बीच? तो रूस और फिनलैंड के बीच। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर देखेंगे, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है 22 मई को, और विश्व दूरसंचार दिवस कहेगा तो 17 मई को मनाते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। 49 हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुआ था 2007 में, और ये अधिनियम कब बना? तो अधिनियम बन गया था 2013 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया था। आगे हो जाएगा, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो इसमें हो जाएगा CPI। और मुद्रास्फीति में मुद्रा का जो वैल्यू है ये गिर जाता है, नहीं कम हो जाता है, और वस्तु क्या होता है? महंगा हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे ये हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक कौन थे? ये थे मिहिर भोज। मिहिर भोज अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो कन्नौज में बनाई थी। इन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि राजगुरु भी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे इसमें से हो जाएगा, इस वंश के जो अंतिम राजा हुए ये हुए थे यशपाल। राजशेखर की जो प्रमुख रचनाएं हैं ये निम्न हो जाएगा, जिसमें से प्रमुख था कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास और भुवन कोश। राजशेखर के जो प्रमुख रचनाएं हैं ये हो जाएगा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास और भुवन कोश। इसके आगे देखेंगे गढ़वाल जो कि राठौर वंश। गढ़वाल राठौर वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे चंद्रदेव। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी हो जाएगी वाराणसी। इस वंश का प्रतापी शासक कौन थे? इस वंश के प्रतापी शासक हो जाएंगे गोविंद चंद्र। कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ के रचनाकर लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ के जो रचनाकर थे लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। इस वंश के अंतिम शासक कहेगा तो ये हुए जयचंद्र। इस वंश के अंतिम शासक जयचंद्र हुए थे। और आगे देखते हैं, जयचंद्र की हत्या मोहम्मद गौरी ने 1194 के चंदावर के युद्ध में किया था। अब आगे देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कहेगा तो वासुदेव हो जाएंगे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कहेगा तो विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव हुआ। इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव थे। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? ये थे सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद था एक विद्यालय था। इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? पृथ्वीराज तृतीय। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा पृथ्वीराज रासो के रचनाकर कौन हुए? चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज तृतीय की राजकवि थे। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज विजय की रचनाकर कौन थे? तो ये हो जाएंगे जैनक। आगे हम लोग देखेंगे परमार वंश। परमार वंश के बारे में देखते हैं। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी थी। इस वंश के प्रतापी शासक हुए राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? तो राजा भोज था।
राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।